सो लास्ट क्लास में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखा था हमने ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया वाले कंपाउंड्स का देखे थे ना, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो देखे थे। उसके बाद हम बात किए थे, सीधा रिडक्शन आ गया था। उसके बाद रिडक्शन रिडक्शन में भी दो टाइप के रिडक्शन पढ़े थे, एक अल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड कीटोन से, या फिर सीधा हाइड्रोकार्बन तक पहुंचाना है उसको। तो अल्कोहल के लिए अपन क्या लिए थे, वही हाइड्रोजन वाला लिए थे ना, हाइड्रोजन पैलेडियम प्लेटिनम, और या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट्स LiAlH4 या NaBH4, ठीक है। और फिर हमने बात की थी टू एल्केन्स वाले, है ना। एल्केन्स वाले में हमने कितने, दो मेथड देखे थे, तीन मेथड देखे थे। एक क्लेमेंसन था और एक वुल्फ किशनर, है ना। दोनों की पहचान उनके रिएजेंट से ही होगी, है ना। इसकी पहचान थी वो जिंक अमालगम, है ना। जिंक अमालगम लिए थे क्लेमेंसन में, और वुल्फ किशनर में KOH इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। दोनों का मेन वो क्या था, हम रूल, कि अपन CO की जगह CH2 रख रहे थे। CO was changed to CH2। अरे एल्डिहाइड कीटोन दोनों के पास होगा ना, CO। ये अगर आपका एक एल्डिहाइड है तो उसके पास है CO, और एक कीटोन के पास भी CO होगा। तो इन दोनों को ही रिप्लेस करके क्या करना है अपन को, CH2 लगाना है, उससे एल्केन बन जाएगा। ये तो लिखे नहीं थे क्या ऊपर अपन, कि इन दिस रिएक्शन CO विल बी कन्वर्टेड टू CH2। ठीक है ना ऐसा, ठीक है। तो अगला चालू करेंगे ऑक्सीडेशन। चलिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें लिखेंगे पहले एल्डिहाइड का लिखना, ये दोनों डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज दोनों होकर एसिड ही देंगे, पर दोनों का थोड़ा रिएक्शन अलग अलग होता है, क्योंकि आपके एल्डिहाइड्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में ही ऑक्सीडाइज होते हैं, बट सॉरी कीटोन्स, एल्डिहाइड्स को माइल्ड भी चलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे पहले एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन में ही फर्स्ट लिखेंगे हेडिंग ए डाल के, आप वन डाल के, जैसा भी, एल्डिहाइड्स, ठीक है। इसमें लिखेंगे एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू, aldehydes are easily oxidized to, aldehydes are easily oxidized to carboxylic acids containing the same number of carbon atoms, same number of carbon atoms, containing the same number of carbon atoms। मतलब अगर आपके एल्डिहाइड में 2 कार्बन होगा तो हमें एसिड भी 2 कार्बन का मिलेगा, है ना। अगर 3 कार्बन होगा तो एसिड भी हमें 3 कार्बन का ही मिलेगा, ठीक है। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लिखना, this the reason for this easy oxidation, the reason for this easy oxidation, the reason for this easy oxidation, the reason for this easy oxidation is due to the presence of, is due to the presence of, the reason for this easy oxidation is due to the presence of a hydrogen atom on the carbonyl group, a hydrogen atom on the carbonyl group. The reason for this easy oxidation is due to the presence of a hydrogen atom on the carbonyl group, which can be converted into OH group, which can be converted into OH group without involving the, without involving the, which can be easily converted into OH group without involving the cleavage of any other bond, without involving the cleavage of any other bond। बिना कोई बॉन्ड टूटे हम सीधा O को फिट कर सकते हैं यहां पर। Without involving the cleavage of any other bond, full stop। Hence aldehydes are oxidized, hence aldehydes are oxidized not only by strong oxidizing agents,
not only by strong oxidizing agents, not only by strong oxidizing agents, but also by weak, but also by weak oxidizing agents, but also by weak oxidizing agents such as bromine water, such as bromine water, comma Ag positive ions, Ag positive, Ag positive ions, or Cu2 positive ions, or Cu2 positive ions. ठीक है, फर्स्ट लिखना इसमें, फर्स्ट ब्रोमीन वाटर, वो भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. Ag पॉजिटिव आपका सिल्वर मिरर वाट टेस्ट है, टॉलेंस, और ये होता है आपके फेलिंग्स में. ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे टॉलेंस के लिए लिखना रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट. इसका रिडक्शन ही होगा ना अगर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस. मतलब टॉलेंस रिएजेंट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा, बट वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा. राइट, इसलिए ये हेडिंग लिखना भी सही है ना, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, और सामने वाला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में. ओके, हाइफन डाल के लिखेंगे टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ, टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ, टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनियाकल, अमोनिया लिखना पूरा, फिर CaL, अमोनियाकल solution of silver nitrate, and is prepared by adding NH4OH, वहां से अमोनिया मिलेगा, NH4OH, prepared by adding NH4OH to AgNO3, silver nitrate. अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट रहेगा AgNO3 और अमोनिया मिलेगा उसको NH4OH से. अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विच इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3 till the precipitate of Ag2O, till the precipitate of Ag2O, मैडम से पेपर, till the precipitate of Ag2O first formed just redissolves first formed just redissolves, full stop. When an aldehyde is heated, when an aldehyde is heated with Tollens reagent, when an aldehyde is heated with Tollens reagent, comma, Tollens reagent is reduced to metallic silver. Tollens reagent is reduced to metallic silver, which deposits on the walls of the test tube. Tollens reagent is reduced to metallic silver. देखो है वो Ag पॉजिटिव है जब तक वो टॉलेंस रिएजेंट है. अगर रिड्यूस होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है. तो Ag पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, Ag, मेटल बन जाएगा. अभी तक वो आयन था, अब वो मेटल एटम बन जाएगा. तो reduces to metal atom या सिल्वर, मेटालिक सिल्वर, which deposits on the walls of the test tube, which deposits on the walls of the test tube, which deposits on the walls of the test tube as bright silver mirror, as bright silver mirror. रिएक्शन लिखेंगे इसका, ये हमने शुरू में लिखा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड AgNO3 को मिक्स करेंगे
जब तक कि Ag2O का प्रेसिपिटेट नहीं मिल जाता। डिसॉल्व होने के बाद इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज योर टॉलरेंस रिएजेंट। दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, जिसमें आपके पूरे रिएक्शन को, आपका एल्डिहाइड को एक्चुअली में ऑक्सीडाइज तो Ag पॉजिटिव ही कर रहा है और वो खुद बदले में रिड्यूस हो रहा है। ये टॉलरेंस रिएजेंट बन गया। इसी को अपन ले लेंगे हमारे एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड कोई सा भी ले लो आप, RCHO आपका एल्डिहाइड हो गया। टॉलरेंस रिएजेंट ले आओ नीचे, Ag डाइअमाइन, है ना, डाइअमाइन होगा ना ये। जो RCO नेगेटिव है वही आपका एल्डिहाइड है जो रेड्यूस होकर, सॉरी ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बन गया है। हो गया। चलिए सेकेंड टेस्ट लिखेंगे, सेकेंड ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन आपके कीटोन नहीं देंगे, राइट, क्योंकि कीटोन को चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि K2Cr2O7 KMnO4, उसके साथ वो एसिड बन जाएंगे, क्योंकि वहां पे बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। अगर O को ऐड करना है ना तो बॉन्ड आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ा आपको, क्या था हमारे एल्डिहाइड के पास एक H था ना, ये H खाली था, तो इसी OH के साथ यहाँ पर O आ गया, तो ये OH बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इजी हो गया। बट वहां पे क्या होगा आपका, इस कार्बन पे कोई H नहीं है ना, तो यही पहले आपको बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी और फिर इसके साथ OH लगाना पड़ेगा। तो यहाँ बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, मतलब आपका रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। जहां बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा मतलब वहां पे आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी उसको कहां से मिलेगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है, चलिए सेकेंड लिखेंगे। इसी में एल्डिहाइड का एक और पार्ट, इसको आपने क्या वन दिया ना, वन रिडक्शन बाय टॉलरेंस एजेंट। सेकेंड लिखेंगे रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ फेलिंग्स सॉल्यूशन, FEHLING', रिडक्शन ऑफ, है ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन है, बट उस पर्टिकुलर रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए अपन उसको रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। रिडक्शन ऑफ फेलिंग्स सॉल्यूशन, FEHLING', फेलिंग्स सॉल्यूशन, हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें। फेलिंग सॉल्यूशन इज अ, फेलिंग सॉल्यूशन इज अ, फेलिंग्स सॉल्यूशन इज अ, इज एन लिखना, इज एन alkaline solution of, alkaline solution of copper sulfate, alkaline solution of copper sulfate containing some, containing some, containing some sodium potassium tartrate, containing some sodium potassium tartrate, TARTRATE। जैसे सिट्रेट होता है, एसिटेट होता है, वैसे टार्ट्रेट, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, है ना, फाउंड इन टैमरिंड। सुने ना टार्ट्रिक एसिड पहले, हाँ, तो उसी टार्ट्रिक एसिड का ये सॉल्ट है। जैसे एसिटिक एसिड के सॉल्ट बनते हैं सोडियम एसिटेट, वैसे ही टार्ट्रेट, है ना।
तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट which is prepared by adding which is prepared by adding which is prepared by adding alkaline solution of salt alkaline solution of salt to aqueous solution of CuSO4 to aqueous solution of CuSO4 alkaline solution of CuSO4 until blue PPT अच्छा इसके नीचे भी कलर लिख लेना ना, ये वाला ग्रे पीपीटी है aqueous solution of CuSO4 copper sulfate until blue PPT of CuOH का ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस is first formed just redissolves to form Fehling solution ठीक है. नेक्स्ट लाइन में when an aliphatic aldehyde is heated with Fehling solution एलिफेटिक ही लिख रहे हैं ना, ऊपर सिर्फ एल्डिहाइड लिखे थे, यानी कि दोनों हो जाएंगे. सिल्वर मिरर कौन देगा? दोनों दे देंगे. कीटोन नहीं देगा. फेलिंग ना कीटोन देगा ना एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे. तो यहां पे आपको एक डिफरेंस और मिल गया. टेस्ट बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक. एलिफेटिक विल give Fehling test, aromatic will not. So aliphatic aldehyde when heated with Fehling solution, the Fehling solution is reduced to give the Fehling solution is reduced to give the Fehling solution is reduced to give red precipitate, red PPT of cuprous oxide. cuprous बोले तो Cu 1 पॉजिटिव. क्यों? ये क्यूप्रिक है. फेलिंग सॉल्यूशन बना क्यूप्रिक से ही है, पर अगर ये रेड्यूस होगा तो क्या बनेगा? क्यूप्रस नहीं बनेगा. अरे Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cu1 प्लस बन जाएगा ना क्यूप्रस. तो क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Cu2O. यही बनेगा. इसी का रेड पीपीटी है, रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखते हैं डायरेक्ट एल्डिहाइड को लेकर के. ये रहा आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड RCHO प्लस हमारा फेलिंग सॉल्यूशन का मेन चीज क्या है? क्यूप्रस आयन, वो भी एल्कलाइन मीडियम में. OH नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम. ठीक है, टू गिव ये किस में रेड्यूस होगा? वही जैसे पहले हो रहा था, RCOO नेगेटिव RCOOH. तो RCOO नेगेटिव प्लस ये चेंज हो जाएगा Cu2O. इसी का आपका बन रहा है रेड पीपीटी. इसमें पीछे आप लोग रिएक्शन में ना Kg के नीचे भी लिखना सिल्वर मिरर. ठीक है, कंप्लीट करो ये रिएक्शन. इसको नोट में लिख लो. ठीक है, ये दोनों लाइन लिख लेना.
पहले टेस्ट के लिए अपन दोनों यूज कर सकते हैं, दूसरे के लिए सिर्फ टॉलरेंस। ठीक है, ये नोट करके लिख लो कहीं पर। हाँ, वो फेलिंग सॉल्यूशन का प्रिपरेशन नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि टॉलरेंस का भी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें सिल्वर मिरर बन रहा है। कौन दोनों? कीटोन नहीं देते ना फेलिंग टेस्ट, कीटोन तो दोनों ही नहीं देते, ये अपन एल्डिहाइड के रिएक्शन पढ़ रहे हैं पहले, है ना। एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए आप टॉलरेंस नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि टॉलरेंस दोनों दे देंगे, एलिफेटिक भी सिल्वर मिरर बना देगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी सिल्वर मिरर बना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीटोन। कीटोन का पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, वहां भी एसिड बनेगा, है ना, बट फॉर दैट वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और वहां एसिड्स दो बनेंगे और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एक्चुअल कीटोन से कम होंगे, क्योंकि वो टूट रहा है ना। आप ये समझिए कि कीटोन के दोनों तरफ जो ग्रुप है वो एक एक एसिड बनाने वाले हैं, तो दोनों एसिड छोटे छोटे बनेंगे। यहाँ पे एक ही एसिड बन रहा था पर उतने ही साइज का बन रहा था जितने साइज का हमारा एल्डिहाइड है। अगर आप 5 कार्बन का एल्डिहाइड ले रहे हो तो एसिड भी 5 कार्बन का बनेगा, पेंटेनोइक एसिड। और अगर आपने कीटोन 5 कार्बन का लिया तो एसिड दो बनेंगे, एक 3 कार्बन वाला और एक 2 कार्बन वाला, मिला के 5 हो रहे हैं ना। पर दोनों इंडिविजुअल एसिड के पास कीटोन से कम कार्बन है ना। कीटोन के पास तो 5 कार्बन था, पर आपने बॉन्ड ब्रेक करी तो एक तरफ 3 चले गए, दूसरी तरफ 2 ही चले गए, तो दोनों एसिड में नंबर ऑफ कार्बन आर लेस देन द कीटोन। ठीक है, तो लिखेंगे एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन। अनलाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन हैंड डाल दियो ना। हाँ, यहाँ यहाँ एल्डिहाइड हैंड डाले थे ना आप लोग टॉलरेंस को चालू करने से पहले। हम दोनों के ऑक्सीडेशन को अलग अलग पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन मेन हेडिंग है, उसके अंदर दो हेडिंग है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। हाँ, तो अनलाइक एल्डिहाइड्स कीटोन डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम। अनलाइक एल्डिहाइड्स, अनलाइक एल्डिहाइड्स ketones do not contain any hydrogen atom. Unlike aldehydes, ketone do not contain any hydrogen atom, so they cannot be oxidized. So they cannot be oxidized without the cleavage of some, without the cleavage of some, without the cleavage of some carbon-carbon bonds. Carbon-carbon bonds. Carbon-carbon bonds. And for that, ketones uses strong oxidizing agents. And for that, ketones uses strong oxidizing agents. And for that, ketones uses strong oxidizing agents like KMNO4, K2Cr2O7, कोई acidified form में, है ना, acidified KMNO4, acidified K2Cr2O7, ठीक है। And the carboxylic acid formed, and the carboxylic acid formed contains lesser number of carbon atoms, and the carboxylic acid formed, and the carboxylic acid formed, and the carboxylic acid formed contains lesser carbon atoms than the original ketone, than the original ketone. ठीक है, carboxylic acid formed contains lesser number of carbon atoms than the original ketone. ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, पेंटेनॉन ले लेता हूं मैं। अभी पेंटेनॉन की बात भी कर रहा था ना, तो पेंटेनॉन कैसे बनेगा? CH3 CH2 COO CH3 सॉरी CH2 CH3। ठीक है, खैर यहाँ पे जो क्लीवेज होगा तो ये तो आपको दिख रहा है कि यहीं से होगा या यहाँ से होगा, दोनों में प्रोडक्ट सेम मिलेगा, एक इथेनॉइक एक प्रोपेनॉइक। एक काम करते हैं, इसको कहीं और लगाते हैं, ठीक है, ताकि अपना डिस्टिंग्विश तो कर पाए कि हमें कहां से क्लीवेज करना है। ठीक है,
समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि क्लीवेज यहां से करे या यहां से करे, क्योंकि वहां पे तो आप मिडिल कार्बन में अगर डबल बॉन्ड ओ लगा दोगे तो कहीं से भी करो एक इथेनॉइक और एक प्रोपेनॉइक ही बनना है। बट अब क्वेश्चन आएगा ना कि अगर यहां से क्लीवेज करे तो ये एक कार्बन का एसिड, ये 4 कार्बन का एसिड, और अगर यहां से क्लीवेज किए तो 2 कार्बन का एसिड और 3 कार्बन का एसिड, तो मेजर कौन सा होगा? फिर यहाँ पे अपना एक रूल आएगा, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल करके बना लो। पेंटेन ऑन, पेंटेन टू ऑन है, ये क्या है? ये पेंटेन टू ऑन, ठीक है, पेंटेन टू ऑन। ठीक है, दोनों टाइप के क्लीवेज दिखाते हैं, एक बार यहां कर देते हैं और एक बार यहां। इन क्लीवेज को नाम मैं ए और बी दे देता हूं, ठीक है। तो देखेंगे रिएजेंट हमारा वही रहेगा, K2Cr2O7 या KMNO4, या हम नाइट्रिक एसिड भी यूज करते हैं। तीनों की तीनों हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग वाले। यहां भी सेम होगा, K2Cr2O7 और KMNO4 और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अगर ये आपका ए क्लीवेज दिखा रहे हैं अपन, ए क्लीवेज, तो ए क्लीवेज से क्या क्या बनेगा? HCOOH प्लस CH3CH2CH2COOH। और अगर अपन इसको बी क्लीवेज मान रहे हैं तो इसमें बनेगा CH3COOH प्लस CH3CH2COOH, ठीक है। बना लो सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जगह छोड़ना मेजर माइनर लिखने के लिए। आपको रूल बता रहा हूं, फिर आप डिसाइड करना कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ठीक है। तो जगह छोड़ देना, नीचे लिखेंगे उस पर। और रूल, रूल लिखा के आप लोग बताना मेजर माइनर कौन सा होगा, ठीक है। इनके नाम तो बताना सबके, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक, ठीक है। चलिए नीचे लिखना रूल। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है ना, क्योंकि मिडिल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ नहीं है। मैंने इससे पहले सिमेट्रिकल बना दिया था, तो उसमें रूल का कोई काम नहीं है। इसमें रूल एप्लीकेबल है जिसमें अनसिमेट्रिकल, जस्ट लाइक वो मार्कोनिकॉफ वाला भी। एल्कीन जब तक अनसिमेट्रिकल नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ किसी काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स किसको बोलते हैं? डेफिनेशन कैसे दोगे अनसिमेट्रिकल कीटोन की? हाँ, जिसमें वो कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, जस्ट लाइक सिंपल ईथर, सिंपल कीटोन, है ना। हाँ, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन सच एज पेंटेन टू ऑन, pentane to on, comma butane to on, etc. Pentane to on, comma butane to on, etc. The keto group stays. The keto group, keto मतलब CO. The keto group stays preferentially with the keto group stays preferentially with the smaller alkyl group. Stays preferentially with the smaller alkyl group. और रूल का नाम लिख लो ब्रैकेट में, पॉपऑफ्स रूल, POPOFF एपिस्ट्रोफी एस, पॉपऑफ्स रूल। हाँ, अब बताइए रूल पढ़ के किसके नीचे मेजर लिखोगे, किसके माइनर? बनेंगे तो चारों, पर मेजर कौन होंगे?
पढ़ना भाई, रूल सामने है, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश आती है सबको। कैसे भैया? सीओ उसके साथ जाएगा जिस तरफ स्मॉल अल्किल ग्रुप होगा। सीओ उसके साथ नहीं जाएगा, मतलब क्लीवेज बी वाला नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका मेजर और ये हो जाएगा। क्लियर है रूल? अरे अपना वो ईथर का जब आप लोग नॉर्मल क्लेचर पढ़ते थे उसमें भी तो यही होता था कि ईथर वाला जो ऑक्सी ग्रुप है वो कम वाले क्या जाता था क्या? हाँ, इसका नाम बताओ चलो। मिथेनॉइक, मिथॉक्सीथेन, समझ गए ना? वो किसके साथ गया? छोटे वाले के साथ। ठीक है, और बड़ा वाला पेरेंट। ठीक है ना? तो यही चीज यहां भी हो रही है कि सीओ ग्रुप भी छोटे वाले के साथ जाएगा और बड़ा वाला अलग एसिड बनाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, इसमें एक और लिखना कीटोन में नीचे। ऑक्सीडेशन ऑफ इसी में ही कीटोन के ही में सेकेंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल कीटोन्स विथ सोडियम हाइपोहालाइट, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल कीटोन्स विथ सोडियम हाइपोहालाइट। हमने सोडियम हालाइट तो सुना है, NaCl, NaBr, है ना, NaI, ये सब आपके क्या है? सोडियम हालाइड है। पर ये सोडियम हाइपोहालाइट, टी हाइपोहालाइट, ये होते हैं आपके NaOX। देख लो फॉर्मूला ब्रैकेट में, NaOX, साथ में ऑक्सीजन आ गया, है ना? वैसे भी आइट एट कहीं आता है तो ऑक्सीजन आ ही जाता है, सल्फेट, सल्फाइट ना, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सब में O है। तो जहां आइट एट दिख गया मतलब O ने एंट्री ले ली है, समझ लेना ना। तो हाइपोहालाइट, ठीक है, जो बनता है बेसिकली ब्रैकेट में लिखना X2 प्लस NaOH को मिला करके, आयोडीन एंड सॉरी मतलब कोई भी हेलोजन प्लस NaOH मिक्स करके बनने का NaOX। ठीक है, ब्रैकेट में सॉरी हाइफन डाल के रिएक्शन का नाम लिखना हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये अपन पढ़े ना पीछे भी, हाइड्रोफॉर्म बनाए थे ना, येलो पीपीटी, डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ अल्कोहल्स को पढ़ के आए थे अभी टेस्ट देने के लिए। हाँ, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट से वहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप दिखते हैं ना, CH2CHOH होना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे मिथिल कीटोन का मतलब क्या हो? व्हाट डू यू मीन बाय मिथिल कीटोन? मिथिल कीटोन, तो मिथिल CH3 हुआ और C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप जिसमें ये वो रिएक्शन देंगे ये वाले। ठीक है, चलो देखो इस पे आइफन डाल के, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग, aldehydes and ketones containing, aldehydes and ketones containing, aldehydes and ketones containing CH3CO group, CH3CO group, CH3CO group on treatment with an excess of halogen, on treatment with an excess of halogen, on treatment with an excess of halogen in presence of alkali, in presence of alkali, in presence of alkali, produce a haloform, produce a haloform, produce a haloform। और वही अगर आयोडीन लोगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा, येलो पीपीटी का तो टेस्ट भी हो जाएगा ये। ठीक है, प्रोड्यूस अ हेलोफॉर्म। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं। देखो इथेनॉल गैस बनाइए, इथेनॉल का सेम रिएक्शन CH3CHO ले लो, CH3CHO इथेनॉल यही होगा। इसके पास है वाला ग्रुप CH3CO, है ना, पास है, प्रोपेनल के पास नहीं है। देखो आप खुद देख करके, CH3CHO ये इथेनॉल है, CH3CH2CHO इसके पास CH2CO है।
हमको तो ये वाला चाहिए CH3CO, ये इसमें है इसमें नहीं है, प्रोपेनॉन में है ना, ये तो ये रहा प्रोपेनॉन में है, प्रोपेनॉन में, ब्यूटेनॉन में, ब्यूटेनॉन में है, समझे ना। तो जिसके पास है ये वाला ग्रुप वो ये टेस्ट देंगे, ठीक है। देखो हाइफन डाल के, पर अगर ये पेंटेनॉन में 2 पेंटेनॉन नहीं दे पाएगा, समझ रहे हो क्या, देगा क्या 2 पेंटेनॉन और 1 पेंटेनॉन, वो देगा ना, यहाँ पे है ना देखो। तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन 1 पेंटेनॉन एंड 2 पेंटेनॉन, हेलोफॉर्म टेस्ट, समझ रहे हैं क्या। देखिए इसके पास ये ग्रुप है, इसके पास तो CH2CO है, हाँ सॉरी 3 पेंटेनॉन, ठीक है। हाँ तो लिखो इसका रिएक्शन, क्या लिख रहे हो, इथेनॉल बना लिए, CH3CHO लिए, इथेनॉल, एवरीवन। चलिए हेलोफॉर्म के लिए क्या क्या लेना है, आयोडीन लेना है, ले लो I2, आयोडीन नहीं लेते ना क्योंकि उससे टेस्ट भी हो रहा है, बाकी सब में भी बनेगा, आप क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, बट उसमें टेस्ट नहीं हो पाएगा कुछ, तो कुछ कलर नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ लिए आयोडीन प्लस NaOH, प्लस NaOH, ये दोनों मिलके बना लेंगे NaOI, क्या बना लेंगे, वही सोडियम हाइपो आयोडेट, क्या बनेगा ये, सोडियम हाइपो आयोडेट, वही हाइलाइट की जगह बस हाइड्रोजन का नाम लगा देना, है ना। चलो रिएक्शन हाइफन डाल के, सॉरी एरो मार के रिएक्शन कंप्लीट करो, रिएक्शन क्या मिलेगा बनाओ ना वो क्लोरोफॉर्म सॉरी आइडोफॉर्म, CHI3 बना, प्लस, अब देखो है तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो एसिड बनाएगा ना, अरे एल्डिहाइड लियो तो एसिड बनाएगा कि नहीं, एल्डिहाइड का अगला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट तो एसिड ही है, तो बना लो एसिड, एसिड, हाँ एसिड में एक कार्बन कम हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन तो चला गया ना, किसके साथ गया, आइडोफॉर्म बनाने के लिए, तो एक ही कार्बन बचा, एक कार्बन का एसिड बनेगा, यानी कि HCOOH, जो कि NaOH का रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट, तो सीधा सॉल्ट बना देना, HCOONA, समझे क्या, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, ठीक है, क्लियर है ये। एक और करना रिएक्शन, एसीटोन का करो इसके साथ, एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन प्लस वही NaOH प्लस I2, यहां 2 कार्बन का बनेगा एसिड, जो NaOH के रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3COONA, ठीक है, और एक कार्बन तो चला गया आइडोफॉर्म बनाने के लिए CHI3, ठीक है, वो CHI3 के नीचे जरूर लिख देना येलो PPT। अच्छा ये टेस्ट देगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड यानी कि मीथेनॉल और इथेनॉल के बीच में टेस्ट है ये, मीथेनॉल और इथेनॉल का टेस्ट हो जाएगा ये आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म बहुत जगह यूज हो सकता है टेस्ट के लिए, ठीक है। हाँ वो रिएक्शन बैलेंस नहीं करवाया मैंने, छोड़ दो, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो अगला लिखना, नेक्स्ट अगला कैटेगरी, रिएक्शन विद एल्कलीज, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, सिंपल वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन, 4 कैटेगरी हो गई, ये 5वीं कैटेगरी है, रिएक्शन विद एल्कलीज, रिएक्शन विद एल्कलीज, रिएक्शन विद एल्कलीज, इसमें लिखो हाइफन डाल के, beside nucleophilic addition, beside nucleophilic addition, beside nucleophilic addition to carbonyl group, beside nucleophilic addition to carbonyl group, comma, another important characteristic of carbonyl compound is, another important characteristic of carbonyl compound is, another important characteristic of carbonyl compound is
the acidity of hydrogen, the acidity of hydrogen, the acidity of hydrogen, the acidity of hydrogen atoms present on the carbon, present on the carbon, the acidity of carbon hydrogen atom present on the carbon, carbon atom present on the carbon atom next to the carbonyl group, next to the carbonyl group, next to the carbonyl group. Full stop. This carbon is called, this carbon is called, this carbon is called alpha carbon. This carbon is called alpha carbon, and the hydrogens attached to it are called alpha hydrogens. And the hydrogens attached to it are called alpha hydrogen. Alpha hydrogen. ये क्या हो रहा है? अपन ने अभी तक सिर्फ इसके बारे में बात की ना कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव होगा, राइट? तो इससे क्या होता है ना, आपका जो ये कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन चुका है, बनेगा कि नहीं? अब इसके पास खुद कार्बन कम है क्योंकि ये ऊपर वाले को दे चुका अपना इलेक्ट्रॉन, राइट? क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब इसमें कमी हुई ना, उस कमी के कारण ये क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी अपन बेंजीन का भी जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। उसका कारण है बस इसके ऊपर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसने उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो वो क्या करेगा? किसी और से छीनेगा। यही तो होगा, अगर आपने किसी कुछ छीना तो अब वो किसी और से छीनेगा। तो वही चीज यहां पर हो रही है, ये अपने बगल वाले को परेशान करेगा। इसके बगल वाला क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और उनके पास जो हाइड्रोजन होगा तो कार्बन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा देगा, वो जो हाइड्रोजन के साथ था ना वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो। समझ रहे? तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन जब अलग निकल के बाहर आया तो क्या बन गया? एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन। ये तो एसिडिक होता है ना कि H पॉजिटिव बाहर निकला तो एसिडिक नेचर हो गया। समझ रहे ना कैसे हुआ ये चीज? अभी तक अपन सिर्फ इसी के ऊपर फोकस कर रहे थे कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, बट अगर नहीं हुआ वो एडिशन तो ये क्या करेगा? बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और बगल वाले कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थोड़ी ना है, वो H को परेशान करके इलेक्ट्रॉन देगा उसको। समझ रहे ना? दिस इज व्हाट इज एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन इसको बोल रहे हैं अपन, ठीक है? और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है? तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई बोलेंगे प्लस आई? सोच के बोला। मिथिल वाले में क्या बोलते थे? हाँ, मिथिल वाले में प्लस आई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो माइनस आई होगा ना। अल्टीमेटली देखो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या विड्रॉ करता है उसको क्या चार्ज मिल रहा है, उसके हिसाब से अपन माइनस या प्लस आई लगाते हैं। जैसे मिथिल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था तो उसको पॉजिटिव मिला, तो प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो उसको नेगेटिव मिल रहा है ना, तो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है? तो लिखो ब्रैकेट में माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ब्रैकेट में माइनस आई इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, ब्रैकेट क्लोज कर देना। माइनस आई इफेक्ट लिख करके ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल आई है ना, माइनस आई, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, it withdraws electrons from the, it withdraws electrons from the, it withdraws electrons from the adjacent carbon carbon bond, adjacent carbon carbon bond, adjacent carbon carbon bond, full stop. This makes alpha carbon, this makes alpha carbon, this makes alpha carbon electron deficient, this makes alpha carbon electron deficient। फिर वो अपने हाइड्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना?
which makes alpha carbon electron deficient, full stop. The alpha carbon in turn withdraws electron from the alpha carbon in turns withdraws electrons from the alpha carbon in turn withdraws electrons from the, ऐसा लिखना, C अल्फा वाला बॉन्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन को परेशान करेगा वो जो H के साथ बना हुआ है, ठीक है। विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम C अल्फा है ना, वो अल्फा अल्फा कार्बन, उसमें जो हाइड्रोजन है बॉन्ड्स, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी as a result the electron density as a result the electron density in C alpha bond H bond, यही वापस लिखना है, C alpha bond H bond decreases 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 that is these alpha hydrogens are weakly held. These alpha hydrogens are weakly held and can be easily abstracted by weakly held and can be easily abstracted by strong bases, easily abstracted by strong bases, giving enolate, ENOLATE, giving enolate, ENOLATE, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखना है इसका, ENE is equals to double bond, ENE is equals to double bond, enolate, ENOLATE, इसमें ENE का E हट गया लास्ट का, समझ रहे हो क्या? ENE आपका डबल बॉन्ड का है और OLATE तो मिला दिए तो क्या बन गया? एनोलेट। ई हट गया, इन दोनों में से ई हटा दिया अपन, वॉवेल हटा देते हैं। इनोलेट जिसमें अपना ई एन ई का मतलब तो डबल बॉन्ड लिख लिया अपने ब्रैकेट में, ई एन ई इज इक्वल्स टू डबल बॉन्ड, और एंड ओएलएटी, ओलेट इज इक्वल्स टू अल्कोहलेट, अल्कोहलेट which are stabilized by enolate anion, है ना ये enolate anion which are stabilized by resonance, ठीक है। इसका एक रिएक्शन लिखना, ऐसा सिर्फ अल्फा कार्बन के साथ ही होगा ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड में तो ऐसा कोई कार्बन है ही नहीं ना, फॉर्मेल्डिहाइड में तो एक ही कार्बन है, समझ रहे क्या? तो फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। एंड व्हाट अबाउट बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड के बारे में क्या ख्याल है? बेंजल्डिहाइड ये है ना, अब बताइए ये देगा कि नहीं, कैसे, कहाँ है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा कार्बन कौन सा है ये, तो इसके पास कहाँ है हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन था वो तो इसने हटा दिया ना जब सब्स्टिट्यूट किया होगा, तो
अरे सबके पास एक एक हाइड्रोजन ही होता है। बेंजीन के पास क्या होता है, C6H6, सारे 6 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ही है। अब कोई अगर आकर के अटैच होगा तो ऑब्वियसली उस जगह का हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तब तो C6H5 बचता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H5CHO, ना कि C6H6CHO। समझ रहे हैं क्या? तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं उसको, है ना? समझ गए क्या? और हमने बेस क्यों लिया, अपना रिएक्शन का हेडिंग क्या है, रिएक्शन विद एल्कली। तो एल्कली के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, क्योंकि वो वीकली हेल्ड है ना? एक एल्कली रहेगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसके साथ मिला के क्या बना लेगा वो, सॉल्ट एंड वाटर। वाटर दिख रहा है आपको, और ये जो इनोलेट है ये एक तरह का सॉल्ट समझ लीजिए अभी, ठीक है, इनोलेट आयन। तो ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है इसमें? यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन बाहर हो चुका है, उसका इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बना लेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचा तो यहाँ पे क्या बना लेगा उसके बाद वो, मतलब ये इधर आ जाएगा ऐसा। सर इसमें भी एरो दिखा देना ना, ऐसा होने के बाद वो बनेगा ना। हो गया? तो इसी को बोल रहे हैं इनोलेट आयन, जो अंदर बना है ना, जो अपने अंदर भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, दैट इज इनोलेट आयन। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। रिएक्शंस ड्यू टू, इसी में ही रिएक्शन एल्कली वाले में ही, रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, और रिएक्शन का नाम है, हाइफन डाल के लिखना इसी में ही, एल्डोल कंडेंसेशन। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, और हाइफन डाल के लिख देना एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें भी फिर ए और बी करके दो लिखेंगे, पहला लिखना सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल एक नया नाम आ गया ना, इसके पहले अपन और भी पढ़े हैं, साइनोहाइड्रीन, एसिटल, याद है एसिटल कीटल, फिर हमने उसमें बहुत सारे पढ़े थे, वो हाइड्रोजीन, फिनिल हाइड्रोजीन, है ना, एक ऑक्सिम भी पढ़े थे। तो ये सबके नाम याद होने चाहिए ना, सबके कॉमन नेम ये है, इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एसिटल क्या था, डाई एल्कोक्सी, है ना, जेम डाई एल्कोक्सी, जेम लिखे थे ना। एक हेमी एसिटल था जिसमें एक ही एल्कोक्सी लगा था, पर जब एसिटल बन गया था दोनों कार्बन पे क्या लग गया था, एल्कोक्सी ग्रुप। तो जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एसिटल। तो वैसे ही एल्डोल होता है आपके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा कि ये अगर आपका कीटोनिक आपका एल्डिहाइडिक कार्बन है, तो इसका ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, इस कार्बन पे OH लगेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है, एंड डाल के छोड़ देना, सेल्फ एल्डोल। तो एक और पढ़ेंगे, इसमें दो पढ़ेंगे, सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। ठीक है, तो एल्डोल भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन,